चलिए बात करते हैं स्विफ्ट के एक गुप्त हथियार की। स्विफ्ट के इनम्स, जिन्हें हम एन्यूमरेशंस भी कहते हैं, उनमें एक ऐसी पावर छिपी है जिसके बारे में शायद बहुत से लोग नहीं जानते। आज हम यही देखेंगे कि ये सिर्फ एक सिंपल लिस्ट से कहीं ज्यादा कैसे हैं और ये कैसे हमारी कुछ बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं। एनम्स का मतलब सिर्फ ऑप्शंस की एक लिस्ट नहीं है। जरा सोचिए, जैसे मैथ के एक्सप्रेशंस होते हैं या लिंक्ड लिस्ट या फिर किसी यूजर इंटरफेस के नेस्टेड कंपोनेंट्स, इन सब में एक कॉमन बात है। एक चीज के अंदर उसी टाइप की दूसरी चीज होती है। और बस इसी तरह के कॉम्प्लेक्स सेल्फ रेफरेंशियल डेटा स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए एनम्स एकदम परफेक्ट है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ये इतना सीधा भी नहीं है। जैसे ही हम एक एनम को खुद को रेफर करने के लिए कहते हैं ना, हम एक लॉजिकल पहेली में फंस जाते हैं और स्विफ्ट का कंपाइलर भी कंफ्यूज हो जाता है। चलिए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो असली प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। देखिए, स्विफ्ट को कंपाइल टाइम पर हर टाइप का एग्जैक्ट साइज पता होना चाहिए। क्यों? ताकि वो उसके लिए मेमोरी एलोकेट कर सके। पर अब सोचिए, अगर कोई टाइप अपने अंदर ही खुद को रखता है तो उसका साइज क्या होगा? ये तो एक इन्फिनाइट लूप जैसा हो गया, जिसकी गिनती कभी खत्म ही नहीं होगी। इसको समझने के लिए ना एक बहुत सिंपल एनालॉजी लेते हैं। मान लीजिए कि एक लकड़ी का बक्सा बनाना है। सुनने में तो काफी आसान लग रहा है ना, पर शर्त ये है कि उस बक्से के अंदर उसी साइज का बिल्कुल वैसा ही एक और बक्सा रखना है, और फिर उस दूसरे बक्से के अंदर एक और। अब समझ आया प्रॉब्लम कहाँ है? ये बक्सा तो कभी बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका साइज तो इन्फिनाइट हो जाएगा। और पता है, बिल्कुल यही चीज कंपाइलर के साथ होती है। जब एक एनम का केस सीधे सीधे खुद उसी एनम को रेफर करता है, तो कंपाइलर बेचारा उस इनफाइनाइट साइज को कैलकुलेट करने की कोशिश करता है और जाहिर है फेल हो जाता है, और नतीजा कंपाइल टाइम एरर। लेकिन अच्छी बात यह है कि स्विफ्ट हमें इस साइकिल को तोड़ने के लिए एक बहुत ही एलिगेंट सॉल्यूशन देता है। ये एक छोटा सा कीवर्ड है, इनडायरेक्ट, और बस यही एक शब्द सब कुछ बदल देता है। तो ये इनडायरेक्ट करता क्या है आखिर? ये कंपाइलर को बताता है, एक मिनट, इस वैल्यू को सीधे एनम के अंदर मत रखो, बल्कि इसे मेमोरी में कहीं और रख दो और यहाँ बस उसका एड्रेस, मतलब एक रेफरेंस स्टोर कर लो। इससे क्या होता है? साइज फिक्स हो जाता है और वो इनफाइनाइट लूप टूट जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इसे प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं। इनडायरेक्ट को इस्तेमाल करने के दो मेन तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सिर्फ उन खास केस को इनडायरेक्ट मार्क करें जिनमें रिकर्जन हो रहा है, या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप पूरे के पूरे इनम को ही इनडायरेक्ट बना दें। इससे उसके सारे केस रिकर्सिव हो सकते हैं। जैसे इस मैथ एक्सप्रेशन वाले एग्जाम्पल को देखिए। नंबर केस में रिकर्जन नहीं है तो उसे इनडायरेक्ट की जरूरत नहीं, लेकिन जो एडिशन केस है उसमें दो और एक्सप्रेशंस हैं, तो हम सिर्फ उसी को इनडायरेक्ट मार्क कर देते हैं। ये एकदम सटीक फोकस्ड अप्रोच है। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं लिंक्ड लिस्ट का। यहाँ जो नोड केस है उसमें एक और लिंक्ड लिस्ट होता है, तो ऐसे में पूरे एनम के आगे ही इनडायरेक्ट लगा देना ज्यादा आसान है। इससे कोड सिंपल रहता है और ये पक्का हो जाता है कि एनम का कोई भी केस रिकर्शन को सपोर्ट कर सकता है। तो अभी तक हमने क्या समझा? चलिए जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट से रीकैप करते हैं। तो तीन सबसे जरूरी बातें जो याद रखनी है। पहली, रिकर्सिव इनम से हम कॉम्प्लेक्स नेस्टेड डेटा स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। दूसरी, इनडायरेक्ट कीवर्ड एक पॉइंटर या कह लें एक रेफरेंस का इस्तेमाल करके उस इनफाइनाइट साइज वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। और तीसरी, इसे हम या तो किसी एक केस पर लगा सकते हैं या फिर पूरे इनम पर। एक और जरूरी बात, ये सब सिर्फ एसोसिएटेड वैल्यूज वाले एनम्स के साथ ही पॉसिबल है। जो रॉ वैल्यूज होती है उनका काम तो फिक्स्ड कॉन्स्टेंट्स देना होता है, जैसे हफ्ते के दिन। लेकिन एसोसिएटेड वैल्यूज हर केस के साथ एक्स्ट्रा डायनामिक डेटा जोड़ सकती हैं, और यही चीज उन्हें रिकर्जन के लिए परफेक्ट बनाती है। और ये जो कोट है, ये इस फीचर की खूबसूरती को बिल्कुल सही तरीके से समेटता है। स्विफ्ट के रिकर्सिव इनम्स और एसोसिएटेड वैल्यूज से ऐसे एक्सप्रेसिव डेटा स्ट्रक्चर्स बनाना आसान हो जाता है जिन्हें दूसरी लैंग्वेजेस में लागू करना आमतौर पर काफी मुश्किल होता है। ये सच में स्विफ्ट की एक ऐसी खासियत है जो डेवलपर्स को पावर देती है कि वो बहुत क्लीन और असरदार कोड लिख सकें। तो अब जब ये सीक्रेट पता चल गया है, तो सवाल ये उठता है कि इस नॉलेज के साथ कौन कौन से पावरफुल डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं? ट्रीज, ग्राफ्स या फिर कोई बिल्कुल ही नए तरह के नेस्टेड स्ट्रक्चर्स? सोचने में कितना मजा आता है ना?